अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हमने चैप्टर रिवाइज करना है वो है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक हो गया जी। उसका सबसे पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, उस कंडक्टर के अंदर करंट भी पास हो रहा है और फिर आपने बताना है कि उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेंगे। तो देखें, ये मेरे पास 2 रेल्स है, इनके ऊपर मैंने ये कोई भी कंडक्टर जो है किसी भी लेंथ एल का मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। इन्हीं रेल के साथ मैंने कोई भी बैटरी अटैच कर दी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक हो गया। अब आपको पता है करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से। ठीक हो गया, देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है और क्योंकि ऊपर ये कंडक्टर लगा हुआ है इसी से अंदर पास होता हुआ और इस तरह फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखना है कंडक्टर के ऊपर कैसे फोर्स लग रही है। तो याद रखें बेटा, आपने हमेशा यूज़ करना है राइट हैंड रूल। ठीक हो गया। अब राइट हैंड रूल कैसे लगेगा, देखिए करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो थंब है ना वो भी करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जो फिंगर है ना, आपकी फिंगर्स जो हैं वो इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। फिर आपने देखना है आपकी फोर्स कहाँ लग रही है। तो देखिए मैं आपका राइट हैंड रूल यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन आपने बतानी है ना, क्या आपका करंट बता रहा है। तो देखिए करंट जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये देखिए थंब भी मैंने उसी डायरेक्शन में कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब फोर्स देखिए बेटा कहाँ को जा रही है, वो बाहर की तरफ इस तरह से लग रही है। ठीक हो गया, तो ये आपकी फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो पाम है वो आपकी इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। इस तरह से तो आपने राइट हैंड रूल बना देना। फिर आपने बताना है जो फोर्स है किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो करंट पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और किसी भी एंगल पे। ठीक हो गया। तो ये सारे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन साथ में ही लिख दिए और आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वो आ गया के और के की वैल्यू है 1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, F=ILB sin अल्फा। ठीक है, और आपको पता है साइन अल्फा है, आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया F=IL क्रॉस P। और अगर आपको पता है करंट 1 एम्पियर का हो, लेंथ 1 मीटर की हो, एंगल 90 हो, तो ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखें बी के ना बेटा 2-3 नाम है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चौथा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो 3-4 नाम है, वो बी के ही नाम है, तो आपने से बार बार कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में उसने बोला हुआ, कभी किसी टर्म में बोला हुआ, तो ये बात एक ही है। ठीक है, और इनके यूनिट निकालें तो बेटा यूनिट निकलता है इसका टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर पर एम्पेयर पर मीटर। तो बेटा आपने ना फार्मूले से ही यहाँ से देखें ना, बी से ही यहाँ से अपना फार्मूला जनरेट कर लें, आपके पास ये यूनिट आना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो बेटा फ्लक्स का मतलब तो वही हो गया फ्लो। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पढ़ा था तो उसका मतलब भी फ्लो ही था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो था। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना शुरू हो जाएंगी और वो क्या फार्मूला होता है, B.A, डॉट हटाते हैं cos थीटा आ जाता है। अब आपको पता है अगर आप अपने सरफेस का एरिया पैरेलल पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर परपेंडिकुलर पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए पैरेलल रखना है ना, तो देखिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक हो गया, ये वाली ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और आपने सरफेस को पैरेलल रखना है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और उसी के पैरेलल मैंने रख दिया और एंगल जो है ये वेक्टर एरिया। तो देखें हमारे पास जो एंगल बनता है ना वो B.A यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में बनता है। तो B इधर है, वेक्टर एरिया ऊपर है, तो एंगल कितना होगा 90। तो फिर मुझे 90 पुट करना पड़ा और मैंने देखा कोई फ्लक्स पास नहीं होगा इस केस में। लेकिन जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर सेट किया, परपेंडिकुलर का मतलब है लाइंस यूँ पास हो रही हैं और आपने सरफेस को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दिया, तो देखें अब वेक्टर एरिया जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो सीधा ही जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा BA cos 0 डिग्री और cos 0 पे कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा BA। ठीक है जी। आगे बेटा आ जाता है एम्पेयर्स लॉ। तो एम्पेयर्स लॉ बेटा आपने अच्छे से स्टेट करके ना एंड में ये आपने इसका रिजल्ट लिख देना, B.Δ L=μ0I। जैसे वहाँ पे बेटा गाजिस लॉ था, यहाँ पे आप एम्पेयर लॉ आ गया। गाजिस लॉ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था और एम्पेयर लॉ इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक हो गया, B.Δ L=μ0I। ये आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि आगे का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी की हेल्प से होगा। तो देखें आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बेटा अब सोलिनॉइड जो है ना, आपको पता है सोलिनॉइड की शेप क्या होती है, कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे। ठीक हो गया, कुछ ऐसे इस किस्म की शेप होती है।
तो बेटा चाहे ऐसे बना ले, चाहे इसको दूसरी तरह से इस तरह से बना ले, बात तो एक ही है। ठीक हो गया। अब देखें इसी सोलिनाइड को ना मैंने आपके सामने ये जूम करके समझ ले, मैंने आपको बताया उसके अंदर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये वाले जो हमने क्रॉस लगाए हैं इसका क्या मतलब है, ये इनटू प्लेन ऑफ पेपर है, और ये डॉट क्या मतलब है, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। अब बेटा इसी के दरमियान में मैंने कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स रख दिया और इन सब के नाम लिख दिए। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से बी की जो लेंथ है वो L1 है, बी से सी की L2 है, सेम इसी तरह से ये L3 है और ये L4 है। तो बेटा एज्यूम देखें, आप खुद देखें, L1 जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं पड़ा हुआ, और कैसे पड़ा हुआ है, L1 इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो दोनों के दरमियान में एंगल 0 नहीं हो जाएगा, तो आपने एक बार 0 पुट करना है। लेकिन L2 में देखें, L2 ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फिर एंगल क्या बनेगा 90। तो इसमें जब ये वाला केस आप पुट करेंगे तो इसमें एंगल आपको 90 पुट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इधर आ जाए, ये नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अब एंगल क्या होगा, अब भी 90 मुझे फील हो रहा है, तो आपने जब फोर्थ वाली साइड करनी है तो भी आपने एंगल 90 पुट करना है। लेकिन ये वाला देखें बेटा, ये थोड़ा सा अनोखा सा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये सोलिनॉइड के बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर सोलिनॉइड के बाहर है तो मैं ऐसे कह दूँ इस जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये अंदर नहीं पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा वीक होगी आउटसाइड सोलिनॉइड। तो इसमें इस केस में जब आप करेंगे तो आपको बी को 0 पुट करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम क्या क्या हमारे पास आ रहा है। देखिए बी डॉट डेल्टा एल निकालना है, तो बी L1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपने 0.1 के लिए, तो आपको मैंने क्या बताया वो 0, तो देखिए 0 पुट किया, आपके पास रिजल्ट आ गया। फिर आपको 0.2 के लिए करना है, तो 0.2 पे आपका क्या आ रहा था 90, तो देखिए 90 किया तो 0 आ गया। फिर 0.3 के लिए करना है, 0.3 पे एंगल तो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, तो मैंने उस बी की जगह पे क्या पुट करना है 0, और रिजल्ट फिर भी 0 ही आ जाएगा। और फिर सेम इसी तरह से 0.4 के लिए करेंगे, 0.4 के लिए मैंने आपको एंगल क्या बताया 90 करेंगे तो आपके पास 0 आना शुरू हो जाएगा। बेटा अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डेल्टा एल की समेशन करनी, यानी कि सारे ये जो आपने निकाले 0.1, 2 और 3, 4, ये सारे क्या करें आप सम अप कर दें। तो बेटा ये एम्पेयर्स लॉ सम अप करेंगे तो इसका मतलब है 0.1 का 2, 3 और 4 सबका कंबाइन करना है, तो ये मैंने सम कर दिया, एड अप कर दिया। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है ना, आई का मतलब है टोटल करंट इनक्लोज इन अ सोलिनॉइड, तो आई मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, और सारा जो करंट है वो किसके थ्रू पास हो रहा है L1 के थ्रू, तो मैंने लिख दिया NL1I। ठीक हो गया। अब देखिए BL1 यहाँ पे आ गया म्यू नॉट NLI1 इधर आ गया, और ये L1 से कैंसिल, और रिजल्ट क्या आ गया B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। तो बेटा इसके लिए भी आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। आपको क्या है, कर्लिंग फिंगर जो होंगी वो इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक हो गया। आगे देखिए लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, सम होता है, किस किस का सम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल किसके होगा, लॉरेंट्ज फोर्स के। तो देखिए FE का फॉर्मूला क्या होता है QE, FB का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। जी आगे देखिए बेटा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, अब मूविंग चार्ज में यानी कि Q में आपने Q जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और आपने उसके ऊपर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो बेटा स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, क्योंकि ये जो Q है ये किसी कंडक्टर में ही तो पड़ा होगा ना, तो F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस P। आपने क्या करना है, सिर्फ I फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब I किसके इक्वल होता है, वो होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। आपको Q पता होना चाहिए और डेल्टा T पता होना। बेटा T तो बड़ा ही आसान है, वो कहाँ से, S इज इक्वल्स टू VT। S मतलब हमारे पास डिस्टेंस, और हमने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया हुआ है, L से, तो हमने ये लेंथ ले ली, और ओवर V करेंगे तो ये तो आ गया T। Q जो है वो है पूरे कंडक्टर का चार्ज। तो बेटा आप थोड़ी सी डायग्राम देखें, ये मेरे पास पूरा कंडक्टर है, ये उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, और अंदर जो चार्जेस, बेटा एक चार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ चार्जेस किसी सर्टेन एरिया में ही होंगे ना, तो देखिए मैंने क्या लिख दिया NaLQ। और देखिए कंडक्टर की अभी मैंने सिर्फ इतनी सी लेंथ ली, कल को यही कंडक्टर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना कितने लेंथ में कितने चार्जेस हैं। तो मैंने लिख दिया टोटल चार्ज जो है NaLQ, ये सारा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और T की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी, और कट कुट के हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है NaQV। बेटा अब देखना क्या है, मैंने ये देखा है कि उस चार्ज की ना वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसकी लेंथ है, तो हम ऐसे कहते हैं L की जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर इक्वल है V यूनिट वेक्टर के, और L वेक्टर का जो रिजल्ट है वो हमें पता है L इंटू L यूनिट वेक्टर होता है। L यूनिट वेक्टर की जगह मैंने V यूनिट वेक्टर लिख दिया।
तो अब जहाँ जहाँ मुझे ये एल वेक्टर नजर आएगा ना, वहाँ मैं एल वी यूनिट वेक्टर लिख सकती हूँ। तो मैंने इक्वेशन ए देखें, वो क्या थी, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। एल वेक्टर देखना है ना, एल वेक्टर की जगह मुझे अब क्या लिखना है, एल वी ए। ठीक है, तो बेटा अब मैंने एल वेक्टर की जगह क्या लिखना है, एल वी यूनिट वेक्टर। तो देखिए मैंने लिख दिया एन ए क्यू वी। देखिए आई की जगह लिखना था ना, आई की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या थी, एन ए क्यू वी। देखें एन ए क्यू वी। और एल वेक्टर की जगह मुझे क्या लिखना है, एल वी यूनिट वेक्टर। तो एल वी यूनिट वेक्टर और बी एज इट इज। अब मैंने क्या किया, ये वाला वी बाहर था, मैं उसे अंदर ले आई हूँ और एल को बाहर ले गई हूँ। तो ये क्या बन गया, वी इंटू वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी। अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया वी वेक्टर, बाकी एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक जनरल सी फोर्स आ गई है। ठीक है, इसे मज़ीद हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए प्रॉपर चार्ज की नहीं आई इक्वेशन। तो उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को ही एन ए एल से डिवाइड करना पड़ेगा। जो फोर्स आई है एन ए एल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक हो गया। आगे आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें क्रॉस है तो साइन आ जाएगा, और थीटा की जगह आप कभी 0 पुट करें, 90 पुट करें, 180 पुट करें, और बाद दफ़ा आपको पता है चार्ज मूव ही नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ये सारी पुट करके आप अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये हमने क्या लिया कॉइल ले लिया, और यहाँ से कोई भी हमारे पास करंट पास हो रहा है, और करंट जैसे ही एंटर होगा तो देखिए ये जो है इनटू प्लेन ऑफ पेपर, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे नॉर्थ, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है। ठीक हो गया। अब देखें फोर्सेस मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ए बी पे जो लगने वाली फोर्स है, देखें ए बी पे जो लगने वाली फोर्स है, करंट आ रहा है यूँ, और फिर नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से यूँ जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ, और फिर इस तरह से। तो बेटा ये नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, तो एंगल कितना हो गया, 90। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। ये इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो बेटा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो बेटा जब ये सारी आप पुटिंग करेंगे ना, इधर की फोर्स अलग निकालेंगे, इधर की अलग, इधर की अलग, इधर, तो आप देखेंगे ए बी और सी डी की तो फोर्स 0 0 हो जाएंगे, करके देखिएगा ये। ठीक है, और सी बी और डी ए क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, वो हो जाएगा आई एल बी, आई एल बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ कंबाइन कर लेना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ, आर मतलब डिस्टेंस या रेडियस, और देखें वो रेडियस हमने इस वक्त जो शो किया वो ए शो किया हुआ है, तो उसकी जगह मैंने ए लिख दिया। और एफ का रिजल्ट आपको पता है वो आया आई एल बी, तो आप आई एल बी लिख के एल और ए को कंबाइन कर लें। एल और ए को कंबाइन करें तो क्या बनेगा, एरिया, आई बी ए। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा एन आई बी ए। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है रोटेशन हो रही है तो किसी एंगल पे हो रही होगी, तो ये करके आपके पास एन आई ए बी कोस अल्फा भी आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे बेटा गैल्वेनोमीटर जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये अच्छे से करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर वो किससे डिनोट करते हैं, थीटा ओवर आई इज इक्वल टू बी ए एन ओवर सी। ठीक हो गया। अगर आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करवाना पड़ता है, एरिया को, नंबर ऑफ टर्न्स को, और सी जो है टॉर्शनल कपल जो है उसको आपको डिक्रीज़ करवाना पड़ता है। बेटा जब इसको डिक्रीज़ करवाते हैं ना, तो इसको डायमीटर भी डिक्रीज़ होना पड़ता है। डायमीटर के डिक्रीज़ होने की वजह से लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ता है, तो उस वजह से वायर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो फिर ये हम करते नहीं हैं वैसे, लेकिन कर सकते हैं। आगे देखिए डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इसकी आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एमीटर क्या है, ऐसी डिवाइस है, ऐसी मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर्स में आप पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर कर सकते हैं। ओहम मीटर में आप रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर कर सकते हैं, और एवोमीटर में आप तीनों चीज़ें ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एवोमीटर मतलब एम्पेयर, एमीटर को करंट को एम्पेयर में, और वोल्ट मीटर को, पोटेंशियल को वोल्ट में, और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर कर सकते हैं। ये इसमें आप तीनों को ही मेजर कर सकते हैं। एवोमीटर भी दो किस्म के, एक एनालॉग मल्टीमीटर होता है, एक डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग में बेटा आपके वो जो क्लॉक नहीं होती जो आपको इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करके बताएगी, वो होती है एनालॉग क्वांटिटीज। और डिजिटल में बेटा बाकायदा ना नंबरिंग लिखी हुई आ जाती है, जैसे कि हमारे पास कितने वोल्ट है, 12.0 वोल्ट है सपोज कर लें, इस तरह से बाकायदा आपके पास रीडिंग लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है,
जी आगे बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिएगा। स्टेट इंपेयर एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, तो ये आपने कर लेना अच्छे से। व्हाट इज़ लॉरेंट फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। व्हाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। तो बेटा देखिए, एक टीवी स्क्रीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, एक आप जो मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं वो, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होंगी तो डिस्टॉर्शन तो फिर मस्ट है ना। तो आपने कहना डिस्टॉर्शन इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों की फील्ड आपस में इंटरैक्ट हो रही है। ब्रीफली डिस्क्राइब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये मैंने आपको बता दिया। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप ऑफ अ केमिकल, ये बेटा जो आपके E/M रेशियो वाला टॉपिक है ना, ये उसमें से आप जस्टिफाई कीजिएगा। वाई द वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, वाई द एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, इन दोनों की बहुत अच्छे से आपने लर्निंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द यूजेस ऑफ CRO के आपने यूजेस बताने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग करेंगे, ये तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया। एक सोलिनॉइड वाला एम्पेयर्स लास्ट से रिलेट करता हुआ, मूविंग चार्ज वाला भी मैंने आपको बता दिया। E/M वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और फिर है टॉर्क। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी से आप देख लें कौन कौन से हैं, 12.2, 12.3, 5, 6 और 9, ठीक है। ये सारा अब आपने अच्छे से कर लेना है।